फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इसके अंतर्गत सोशियोलॉजी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उसको लेकर हम लोग 500 क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं। और आज 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन के हम लोग पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया था। इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू.जी. कार्सन ने, जिन्होंने 1971 में इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किया था। ये एक ऐसा अपराध है जो कि व्यवसाय की क्रियाकलाप के दौरान समाज में जो ऊंची स्थिति के लोग होते हैं, जो ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त लोग होते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा, मान लीजिए कोई आपराधिक कानून को वो लोग उल्लंघन करते हैं, तो उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है उसे कहा जाता है श्वेत वसन का अपराध, जिसे डब्ल्यू.जी. समनर ने बताया था। 62 को नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नौकरशाही पर वेबर निम्नलिखित विचारों में से कौन असत्य है। नौकरशाही पर वेबर के जो निम्नलिखित विचार है उनमें से कौन सा विचार जो है वो असत्य है। तो उनका जो नौकरशाही का संस्करण मतलब उनका अत्यधिक भौतिक, समृद्ध एवं मानसिक उनका जो संतोष की जो अवधारणा थी, नौकरशाही का जो संस्थात्मक उनका जो प्रकार था, वो क्या बताया था मैक्स वेबर ने कि ये एक ऐसा संगठन है जिस पर बड़े स्तर पर हम लोग प्रशासनिक कार्य करते हैं और उसके जो युक्ति संगत, मान लीजिए तर्क रहते हैं या फिर औपचारिक आधार पर हम जो संपादित करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं, उसका जो एक पिरामिड बनता है। एक मान लीजिए एक वो नीचे एक व्यक्ति का स्थान हुआ, उससे ऊंचे शिक्षित हो, उसका स्तर उस समाज में अच्छा हो तो उसका फिर ऊपर का स्थान हुआ। इस प्रकार के जो व्यक्तियों का समूह होता है, उनका जो कार्य का समन्वयन होता है, इसमें उन्होंने नौकरशाही संस्करण में मैक्स वेबर ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है कि लम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराध सम्मिलित नहीं है। लैम्ब्रोसो ने जो अपराधों का वर्गीकरण किया था उसमें कौन सा अपराध उन्होंने बोला था कि शामिल नहीं है। इसमें उन्होंने पेशेवर अपराधी के बारे में बताया था। लैम्ब्रोसो ने बताया था कि इटली के निवासी जो लैम्ब्रोसो थे, उनका मानना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इसके अलावा उन्हें अपराधी को जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, भावुक अपराधी एवं आकस्मिक अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया था। लेकिन पेशेवर अपराधी मतलब पेशा अपना के कोई अपराधी बनता है, ऐसा उन्होंने लैम्ब्रोसो ने नहीं बताया था। 64 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो जॉन डोनाल्ड के द्वारा प्रतिपादित किया था 1939 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया था। तो W.H. वाइजर ने सामाजिक जजमानी संबंधों का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा व्यवस्थित अध्ययन है। इसका प्रतिपादन उन्होंने 1958 में किया था और उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंतर W.H. वाइजर ने 1958 में जजमानी संबंधों का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि वो एक उत्तरी भारत के गांव के विभिन्न जातियों के बीच जो जजमानी कामीन का मतलब जजमान, उसके अंतर्गत जो लोग कार्य करते उसको उस समय कमीन बोला जाता था। तो वो उसके संबंधों का अध्ययन किया था। फिर वे बोलते हैं कि वाइजर ऐसे विभिन्न जातियों को आपस में जोड़ने वाले लगभग सभी जो समान समतावादी जो विचारक है उनका उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया था। किसका विचार? वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया था? ये मार्शल मैकलुहन के द्वारा दिया गया था। वैश्विक ग्राम का विचार उन्होंने 1960 में वैश्विक ग्राम के विचारों का अध्ययन किया था।
वैश्विक ग्राम के विचारों का उन्होंने अध्ययन किया था मार्शल मैकलुहन ने। वे बताते हैं कि जब ग्लोबल विलेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जब कनाडा के लेखक मार्शल मैकलुहन ने आधुनिक विद्युत संचार व्यवस्था, मान लीजिए कि जैसे टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ, फैक्स हुआ, टेलीफोन आदि की प्रौद्योगिकी के द्वारा एक सूत्र में जब समाज को बांधा गया, उसका विश्व व्यापार रूप में जब अध्ययन किया गया, तब उन्होंने इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो हर्बर्ट हाइमन के द्वारा दी गई और उन्होंने वर्ष 1942 में इसका अध्ययन किया था और बताया था कि सामान्यतः ये एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत जो संदर्भ समूह के लोग उसको संज्ञा दी जाती है। इसमें जो एक व्यक्ति या सदस्य होते हैं वो पूरा एक सदस्य बन के नहीं बल्कि पूरे समूह का सदस्य बनकर रहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए हर एग्जाम में चाहे वो कोई सा भी पेपर आप ले लीजिए उसमें 20 क्वेश्चन बुक्स तथा उसके राइटर का लेकर हो गई। तो यहाँ पे एक बुक्स के बारे में बोला जा रहा है कि रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सैलिटेज के द्वारा, सैलिटेज मेथड्स के द्वारा और जोहोदा एवं अन्य जो उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा ये बुक लिखा गया था और ये 1959 में लिखी गई थी। ये बुक कब लिखी गई थी? 1959 में। 69 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता बताती। अंतरपीढ़ीगत ये नाम से ही पता चल रहा है कि पीढ़ी के अंतर क्या बीच होगा कि गैप रह के गतिशीलता के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता जो कि एक व्यक्ति के अपनी ही व्यवसायिक जीवन में अनुभव होती है, अर्थात व्यक्ति के वर्तमान व्यवसाय पद्धति में उसके पुराने व्यवसाय पद्धति से की जाती है, जिसे अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता की जाती है। मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति कुछ जो व्यवसाय कर रहा है लेकिन उसके पूर्वज वो दूसरा कोई व्यवसाय करते हो तो उसे अंतरपीढ़ीगत व्यवसाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की निर्याती पद्धति की विषय वस्तु किसके द्वारा दी गई है। तो ये हैरोल्ड गॉर्फिंकल के द्वारा दी गई थी और इसमें उन्होंने अपनी उसकी जो पुस्तक थी स्टडीज इन एंथोनोमेथोडोलॉजी जो कि 1967 में उन्होंने बताया था। इसमें उन्होंने निर्याती पद्धति के बारे में बताया था कि एंथोनोमेथोडोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि उन विधियों का अध्ययन से है जिनका प्रयोग लोग करते हैं रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में, अर्थों में, व्यवस्था में जो उनका प्रयोग किया जाता है उसे एथनोमेथोडोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? विलियम एफ आर्गबन के द्वारा विकसित की गई। विलियम एफ आर्गबन के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा विकसित की गई थी और जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो पुस्तक थी सोशल चेंज, आर्गबन की पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? सोशल चेंज। सोशल चेंज उनकी पुस्तक का नाम है। इसकी रचना उन्होंने कब की थी? 1922 में इसकी रचना की थी 1922। इसमें उन्होंने बताया था कि भौतिक संस्कृति मानव के निर्मित जो वस्तुएं होती है, मतलब भौतिक जो भी वस्तुएं मानव के द्वारा निर्मित की थी, चाहे वो मकान हो, मोटर गाड़ियां हो, पंखा हो, बस हो, फ्रिज हो, ये सब चीज़ हो वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आए। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो मूल्य हुए, आदत हुए, मानदंड हुए, ये सब है। तो आर्गमन ने बताया कि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की जो गति होती है वो उतनी तीव्र गति से नहीं होती है। भौतिक मान लीजिए कि हम आज नया मकान बना है तो हम 2 दिन का फिर नया मकान बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो आदत है उसमें हम क्या बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं? ये हमारे आदत में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम अपना मानदंड नहीं बदलता, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हम वो जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नॉडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का
स्थान लेता है, कौन सामाजिक संरचना का उत्पत्ति का स्थान होता है। तो नॉडल के सामाजिक संरचना का उत्पत्ति का स्थान कौन सा था, वो था आपका भूमिका व्यवस्था, जिसमें उन्होंने उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिसकी रचना उन्होंने कब की थी, 1969 में। इसमें उन्होंने दो आधारों पर समाजों का वर्गीकरण किया था। क्या बताए थे कि समाज में व्यक्ति की जो भूमिका क्या है तथा इस भूमिका के आधार पर उसका कैसा पद मिला है, इसी को सोशल स्ट्रक्चर यानी भूमिका व्यवस्था उन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामान्यकृत अन्य या जनरलाइज्ड अदर्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जो अवधारणा है ये G.H. मीड के द्वारा दी गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि जो संपूर्ण समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो बनाई गई संगठित जो उनकी जो मनोवृत्ति होती है, मन की जो उनकी आवृत्ति होती है, उसके द्वारा एक व्यक्ति अपना स्व की जो अवधारणा बनाती है, ठीक है, अपना खुद का जो अवधारणा बनाती है, उनके द्वारा जो अवधारणा बनाई जाती है उसमें व्यक्ति का जो मान लीजिए मूल्य होता है, उसके जो स्वभाव होते हैं उसे ही जनरलाइज्ड अदर या सामान्यकृत अन्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है। तो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक नॉडल है, जिन्होंने पुस्तक की रचना 1957 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था। तो 19वीं सदी के दौरान जो समाज शास्त्रीय चिंतन की जो अवधारणा थी उसमें उद्विकास का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था। इसमें बताया गया है कि जो उद्विकास का जो अवधारणा था, ये परिवर्तन की वो प्रक्रिया को उद्विकास के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक जो अवस्था होती है या पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें आवश्यक संबंध होता है। चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1859 में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझने हेतु इस अवधारणा का प्रयोग किया था। सामाजिक विज्ञानों के बीच इस अवधारणा का प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति में कितने चरणों का उल्लेख किया है। तो लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति में कितने चरणों का उल्लेख किया है, 4 चरणों का उल्लेख किया है। वे बताते हैं वे 4 चरण कौन कौन से हैं। लुनबर्ग ने जो 4 चरणों का उल्लेख किया है उसमें हम लोग देखते हैं उनके 4 चरण कौन कौन से हैं। उनके जो 4 चरण है उस 4 चरण के अंतर्गत पहला आता है, मान लीजिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई कार्य का गठन करना, ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण हमारा हो गया कि मान लीजिए कि हम जो कार्य किया उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा संकलन करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का पहले एक काम दिया गया फिर उसका हम लोग डेटा संकलन किए। तीसरा इसके अंतर्गत आ गया कि मान लीजिए हमारा जो डेटा हुआ है उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग बांटों में बांटेंगे, फिर देखेंगे कि क्या उसके अंतर्गत मेल है। फिर चौथा चरण हो गया, उसको हम लोग सब मिलाकर सामान्यीकरण करेंगे। चौथा चरण क्या हो गया, हम लोग को सामान्यीकरण करना। तो हमारा पहला कार्य क्या हो गया, कार्य का गठन करना। लुनबर्ग का जो वैज्ञानिक पद्धति बताई थी उसमें उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति बताई तो उसमें पहला काम हो गया कार्य का गठन करना, दूसरा डेटा संकलन करना, फिर डेटा का वर्गीकरण करना, फिर उसका सामान्यीकरण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, पाउलो फ्रेरे। इसके लेखक कौन है, पाउलो फ्रेरे। ये पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी, 1968 में इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है एल्विन डब्ल्यू गाउल्डनर, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी, 1970 में। इस पुस्तक की रचना कब की थी, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक कौन है। तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक है सी राइट मिल्स, और इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी, 1959 में। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी।
और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई अनवांटेड नॉइज़ अगर सुनाई दी हो तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो में साउंड्स आ सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।